थंबनेल देखकर आपको पता लग चुका होगा कि इस चैनल पर हम उत्तराखंड जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और पहले से ही इस चैनल पर जनरल स्टडीज और जनरल साइंस के प्रत्येक टॉपिक को हम पेपर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में हम उत्तराखंड जनरल स्टडीज़ को हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे। पढ़ाने का जो तरीका होगा, पहले क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट हम लोग बताएंगे, उसके पश्चात उससे संबंधित सारे फैक्ट को आपके सामने रखा जाएगा। साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओनली पेपर प्रैक्टिस में। समय को बर्बाद न करते हुए आज का पेपर प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक ने सर्वप्रथम अपने नाम के साथ शाह की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है मानशाह, बी है श्याम शाह, सी है बलभद्र शाह और डी है महीपति शाह। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है सी, बलभद्र शाह। बलभद्र शाह पंवार वंश के पहले शासक थे जिन्होंने अपने नाम के आगे विधिवत रूप से शाह की उपाधि धारण की थी। साथियों, जानते हैं जो बलभद्र शाह है, उत्तराखंड के इतिहास में एक वंश आया था, उसका नाम था पंवार वंश। पंवार वंश में लगभग 60 शासकों ने यहाँ पे राज किया। उनमें से एक शासक थे बलभद्र शाह, जिनका स्थान था 43वां। ये 43वें नंबर के शासक थे बलभद्र शाह और इन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। अब प्रश्न उठता है कि जो ये शाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ये किसने इनको शाह की उपाधि दी थी? तो साथियों, इनमें भी इतिहासकारों के मध्य थोड़ा सा मतभेद है। एक इतिहासकार आते हैं हमारे भक्त दर्शन जी, और भक्त दर्शन जी बोलते हैं कि औरंगजेब ने बलभद्र शाह को किसने दी थी? औरंगजेब का नाम लेते हैं भक्त दर्शन जी की औरंगजेब ने इनको शाह की उपाधि दी थी। लेकिन मान्यताएं हैं कि एक दिल्ली सल्तनत में एक वंश आया था जिस वंश का नाम था लोधी वंश, और लोधी वंश में एक प्रमुख एक शासक थे, इनका नाम था बहलोल लोधी, और बहलोल लोधी ने ही इनको शाह की उपाधि दी थी। आयोग की माने तो आयोग बहलोल लोधी को शाह की उपाधि जो दी है इसे सत्य मानता है। साथियों, आगे चलते हैं। जब बलभद्र शाह यहाँ पे पंवार वंश के शासक के रूप में राज कर रहे थे, ठीक इसके विपरीत जो हमारे कुमाऊं में है, कुमाऊं में चंद वंश का शासक था और चंद वंश के राजा उस समय रुद्रचंद्र थे। रुद्रचंद को माना जाता है और रुद्रचंद और बलभद्र शाह के बीच ग्वालदम नामक जगह पर ग्वालदम का युद्ध होता है। ग्वालदम नामक जगह पर ग्वालदम का युद्ध होता है और इतिहासकार मानते हैं कि 1581 ईस्वी में ये युद्ध होता है, ग्वालदम का युद्ध। इस ग्वालदम का युद्ध को हम बदाणगढ़ का युद्ध भी कहते हैं, जिसमें कि बलभद्र शाह की हार हुई और रुद्रचंद का एक सेनापति था जिसका नाम था पुरुषोत्तम पंत। क्या नाम था इसका? पुरुषोत्तम पंत। बहुत ही योग्य सेनापति था पुरुषोत्तम पंत, और यह ग्वालदम के युद्ध में या ग्वालदम बदाणगढ़ के युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो साथियों, आपने जाना थोड़ा सा कुछ फैक्ट बलभद्र शाह के बारे में। थोड़ा सा ही जान लेते हैं कि पंवार वंश की स्थापना किसने की और कब की और कैसे कैसे इसकी स्थापना होती है। साथियों, पंवार वंश से पहले 9वीं शताब्दी ईस्वी से पहले की बात है। उत्तराखंड में यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गढ़ राजा हुआ करते थे और इनकी संख्या 52 थी। इन्हीं गढ़ों में एक था चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ है, ये चमोली में पड़ता है, आदि बद्री के बगल में है चांदपुर गढ़। इसी चांदपुर गढ़ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भानु प्रताप। क्या नाम था जिनका? भानु प्रताप। चांदपुर गढ़ के राजा भानु प्रताप हुआ करते थे। भानु प्रताप के समय में एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम था कनकपाल। अब ये कनकपाल भानु प्रताप के दरबार में आते हैं। बड़े ही विद्वान थे, योग्य थे, और इनके साथ, कनकपाल के साथ भानु प्रताप ने अपनी पुत्री की शादी कर दी। और पुत्री की शादी करने के बाद कनकपाल ने पाल वंश की स्थापना कर दी और इतिहासकार मानते हैं कि 888 ईस्वी में पंवार वंश की स्थापना करते हैं कनकपाल। आगे चलकर ये जो 52 गढ़ हैं, आपस में ये अपने राज्य विस्तार करते करते आते हैं और गढ़वाल पर पूरे पंवार वंश की स्थापना हो जाती है। तो साथियों, आपने जाना कि कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन उठता है कि ये कनकपाल आए कहाँ से थे? इसमें विद्वानों का अलग अलग मतभेद है कि कनकपाल कहाँ से आए थे। एक आते हैं हरिकृष्ण रतूड़ी और एटकिंसन, आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, और एक आए थे हरिकृष्ण रतूड़ी।
ठीक है। ये कहते हैं कि जो कनकपाल आए थे वो गुजरात के धार नगरी से आए हुए थे। धार नगरी से कहाँ से आए थे? गुजरात। भारत का जो पश्चिमी किनारा है आप जानते होंगे, तो एटकिंसन और हरिकृष्ण रतुड़ी कहते हैं कि ये धार नगरी से आए। और वहीं एक है पातीराम जी, और वो कहते पातीराम जी, पातीराम आप नाम सुना होगा, और उन्होंने कहा था ये मालवा से आए थे। समझ रहे? तो जो भी हो, इतना तय था कि गुजरात के आसपास का जो क्षेत्र रहा होगा वहाँ से कौन आए थे? हमारे कनकपाल जी आए थे, जिन्होंने पंवार वंश की स्थापना की। चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? तो ऑप्शन है लाल मंडी का किला, बी खगमरा का किला, सी है राजबुगा किला, और डी है मल्ला महल किला। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लाल मंडी का किले को हम फोर्ट मोइरा का किला भी कहते हैं। आइए इस क्वेश्चन को जानते हैं कि ये जो खगमरा किला है, राजबुगा किला है, किस किस से संबंधित है। जो सबसे पहले आता है हमारा जो लाल मंडी का किला है, ये किसने बनाया था? कल्याण चंद्र ने बनाया था। चंद वंश का एक शासक था। आप जानते होंगे कि जो किले की जो अवधारणा है हमारे जो उत्तराखंड में है, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में की जाए तो मुगल काल में या दिल्ली सल्तनत के शासकों ने किले का निर्माण करते थे। उस किले को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता था। दुश्मनों के हमले से बचने के लिए ये किले का निर्माण किया जाता था। बहुत बहुत बड़ी बड़ी 4 दीवारी होती थी, सीमेंटेड, है ना। तो उन दीवारों के अंदर राजा निवास करता था, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाया जाता था। जैसा आपने देखा होगा लाल किला, है ना। तो उसी प्रकार कल्याण चंद्र ने अल्मोड़ा में एक किले का निर्माण किया, जिसको हम लाल मंडी का किला कहते हैं। एक आता है खगमरा का किला। खगमरा का किला बनाया था भीष्मचंद्र ने। तीसरा था राजबुग्गा का किला, वो बनाया था सोमचंद्र ने। और चौथा था ये मल्ला महल किला, ये बनाया था रुद्रचंद ने। थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। जो कल्याण चंद्र थे ये भीष्मचंद्र द्वारा गोद लिए गए पुत्र थे। इनके गोद लिए गए दत्तक पुत्र कहेंगे इसे। जो भीष्मचंद्र आए हमारे इतिहास में चंद्र वंश के शासनकाल में, तो भीष्मचंद्र ने एक व्यक्ति को गोद लिया था, उनका नाम था कल्याण चंद्र। क्या नाम था उनका? कल्याण चंद्र। कल्याण चंद्र को गोद किसने लिया था? भीष्मचंद्र ने गोद लिया था। तो यही कारण था कि अल्मोड़ा में हमें क्या बहुत सारे किले देखने को मिलते हैं। तो पहले इन्होंने खगमरा का किला बनाया, फिर गोद लिया कल्याण चंद्र को, और उन्होंने लाल मंडी का किला बना दिया। फिर कल्याण चंद्र के जो पुत्र थे उनका नाम था रुद्रचंद। देखो आपस में एक दूसरे से लिंक है ये, और ऐसे ही हम इतिहास को पढ़ते हैं। तो रुद्रचंद ने एक किले का निर्माण किया, उसका नाम था अल्मोड़ा में, जिसका क्या नाम था? मल्ला महल का किला। रुद्रचंद के बारे में अभी मैं बता चुका हूँ कि ग्वालदम का युद्ध हुआ था, उसमें उन्होंने बलभद्र शाह को हराया था। ठीक है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मल्ला महल किले के अंदर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसको कि हम कौन से मंदिर कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कौन सा मंदिर कहते हैं? रामशिला मंदिर। जो मल्ला महल किला है उसी के अंदर रुद्रचंद ने रामशिला मंदिर की स्थापना की थी। कौन से मंदिर की? रामशिला मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है। तो ये था भाई रुद्रचंद के बारे में। एक सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया था रुद्रचंद ने, वो किया था चौथानी ब्राह्मणों की मंडली बनाई थी। जैसे गढ़वाल में उस समय खाना बनाने के लिए सरोला ब्राह्मण हुआ करते थे, तो वहीं उसी के तर्ज पर रुद्रचंद ने चौथानों ब्राह्मणों की नियुक्ति करी थी। कहाँ पे? अपने चंद काल में। तो साथियों ये था हमारा क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया। अच्छा, इसे भी बता देते हैं, जो राजबुग्गा किला है ये सोमचंद्र के द्वारा बनाया गया। आप जानते होंगे कि चंद वंश की स्थापना चंपावत में सोमचंद्र ने ही की थी, है ना। तो उन्हीं जो चंद वंश की स्थापना थी सोमचंद्र ने की थी, और उन्होंने चंपावत में राजबुग्गा का किला बनाया। वहीं चंपावत में एक और किला है जिसको कहते हैं हम, क्या कौन सा किला? बाणासुर का किला। बाणासुर का किला भी हमारा कहाँ पे है? चंपावत में है। तो साथियों ये जाना हमने क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए दांडी मार्च में उत्तराखंड के कितने सत्याग्रहियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए है 3, बी 5, सी 2 और डी है 4। साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 3। तो साथियों राइट आंसर था इसका ऑप्शन ए 3 लोगों ने इसमें भाग लिया था। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को। गांधी जी के द्वारा आपको मैंने जनरल स्टडीज़ के पेपर प्रैक्टिस सेट में बताया था कि कांग्रेस का एक 1929 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है
जिस अधिवेशन को हम लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की और एक सबसे जो बड़ी बात थी कि कांग्रेस कार्य समिति को एक काम दिया था कि आप उसको क्या काम करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा का मतलब होता है कि अंग्रेजों की बात को न मानना, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना। ठीक है, तो ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ये डिसाइड हो गया था। इसी से संबंधित है कि गांधी जी ने आगे जाकर क्या किया कि 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को पहले तो शुरू किया था उन्होंने 12 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी मार्च यात्रा शुरू किया साबरमती से, और जो यात्रा के बाद 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें से उत्तराखंड, इसमें कुल कितने थे यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो 78 सत्याग्रही थे और उन्हीं 78 में से जो थे उनमें नाम था ज्योतिराम कांडपाल का था, भैरवदत्त जोशी का था और खड़ग बहादुर नाम से जो ये व्यक्ति थे इनका नाम था सत्याग्रही में। अगर बात करें इनमें जो सबसे प्रमुख थे उनमें थे, उनका नाम आता है ज्योतिराम कांडपाल। ज्योतिराम कांडपाल ही इतने योग्य व्यक्ति थे कि इनके नाम से इन्होंने देवघाट में उद्योग मंदिर का निर्माण किया था। उद्योग मंदिर का मतलब ऐसा नहीं था कि यहाँ पे कोई मंदिर में पूजा करते थे, यहाँ पे गांधी जी के विचारों से ये प्रभावित थे और खादी कपड़ों की यहाँ पे बनवाई होती थी और इसके साथ साथ यहाँ पे मरीजों के लिए दवाई का भी उपलब्धता इस मंदिर में किया गया, तो जिसे देवघाट में उद्योग मंदिर का निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सूती वस्त्र का निर्माण होता था और कुछ दवाइयाँ भी मिलती थी, है ना। तो इसी देवघाट में ज्योतिराम कांडपाल की क्या है मूर्ति है। इसके अलावा जो हमारी सरोजनी नायडू जी हैं, सरोजनी नायडू जी के साथ भी ज्योतिराम कांडपाल ने बहुत सारे कार्य किए, जिनमें से प्रमुख है धरासना कांड। आपने देखा होगा कि भारतीय इतिहास में एक कांड हुआ था धरासना कांड। धरासना कांड हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? गुजरात में हुआ था ये। और इसकी जो भागडोर संभाली थी वो संभाली थी किसने संभाली थी? सरोजनी नायडू जी के द्वारा। तो सरोजनी नायडू के साथ जो धरासना कांड में हुआ था गुजरात में, तो इसमें ज्योतिराम कांडपाल थे। मूल रूप से ये शिक्षक थे और 1929 इसमें उन्होंने शिक्षक पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो साथियों, ये जाना आपने हमारे ज्योतिराम कांडपाल जी के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्न में से युगवाणी के संपादन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947, बी है 15 अगस्त 1946, सी है 15 अगस्त 1949 और डी है 15 अगस्त 2000। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 15 अगस्त 1947 को हमें युगवाणी की संपादन की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत की थी भगवती प्रसाद पांथरी ने। ठीक है, आप साथियों आप जान पा रहे होंगे कि जब यहाँ पर टिहरी में राजा के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था और इसके साथ साथ जो श्रीदेव सुमन जी का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। श्रीदेव सुमन जी जब आंदोलन कर रहे थे तो इनके आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए युगवाणी ने बहुत सारा काम किया, बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। टिहरी में जन चेतना फैलाने के लिए बहुत बड़ा योगदान था युगवाणी का। आगे जाकर क्या होता है कि इतिहासकार बोलते हैं कि टिहरी राज्य को, यानी राज्य को गिराने के लिए, राजा के जो सत्ता थी उसको गिराने में युगवाणी का बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसकी तुलना की थी जब रूस की क्रांति हुई थी, रूस में लेनिन ने वहाँ पे एक पत्र का संपादन किया था जिसका नाम था इस्त्रा। इस्त्रा में जनता को जागृत करने के लिए लेनिन ने इस पत्र का संपादन किया था और लेनिन के इस्त्रा पद की जो पत्र है उसकी तुलना की जाती है युगवाणी से। ठीक है, तो वही काम इन्होंने टिहरी में किया जो कि लेनिन के इस्त्रा पद ने जो पत्र ने किया था। ठीक है, ये था आपका ये क्वेश्चन। साथियों, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ठीक लग रही है तो आपको लगता है कि हमने इसमें थोड़ी सी भी मेहनत कर रखी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। तो बिल्कुल आप बढ़िया से अगर चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो देखेंगे आपके आने वाले समय में हम आपको लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आएंगे। आज तो ये पहली टेस्ट सीरीज है। अगला प्रश्न है 1986 में ब्रिक्स मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया। ऑप्शन ए गोरा देवी, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी इंद्रमणि बडौनी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गौरा देवी। ऑप्शन दे इसका गौरा देवी हो जाएगा। गौरा देवी को 1986 ईस्वी में पुरस्कार और वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो साथियों, गौरा देवी के बारे में कुछ फैक्ट और जान लेते हैं। गौरा देवी का जन्म हुआ था लता गांव में। कहाँ हुआ था? लता गांव में हुआ था, चमोली में। इनका ससुराल था रैणी गांव, जहाँ पे आपदा भी आई थी, आपने देखा होगा, है ना, जो आपदा भी आई थी यहाँ पे। कब आई थी ये आपदा? तो रैणी गांव में इनका जन्म हुआ था। पेड़ों को कटने से बचने के लिए इन्होंने 1974 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया, जिसको हम चिपको मूवमेंट कहते हैं। आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे इस चिपको मूवमेंट के बारे में। उसमें इन्होंने एक नारा दिया था, मारो गोली और काट लो हमारा मायका। क्या नाम दिया था इन्होंने? मारो गोली और काट लो हमारा मायका। ठीक है, ये कि मायका काट लो हमारा मायका नाम का इन्होंने नारा दिया था। आगे जाकर गौरा देवी का जो ये चिपको मूवमेंट था, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, जो हमारे ये चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने इसका प्रचार प्रसार किया। चंडी प्रसाद भट्ट जी का संबंध भी चमोली से है। दसोली कौन से ग्राम से है इनका संबंध? इनका जन्म भी वही दसोली में हुआ था क्या? चमोली में हुआ था। इन्होंने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। चंडी प्रसाद भट्ट ने एक कार्य जो किया था वो था दसोली ग्राम स्वराज मंडल। दसोली ग्राम स्वराज मंडल की इन्होंने स्थापना की थी। आगे जाकर डालियों का दगड़ा नामक एक संस्था चलाया। क्या संस्था चलाई थी इन्होंने? डालियों का दगड़ा नाम कर। आप लोग नोट करते रहिए, मैं यहाँ से बताता रहूँगा आपको। डालियों का दगड़ा एक संगठन चलाया। इसके साथ साथ इनको जो पुरस्कार मिले थे, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1982 ईस्वी में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, और पद्मश्री मिलता है उनको 2005 में। पद्मश्री 1986 ईस्वी में 2005 में तो उनको मिलता है पद्म भूषण। ठीक है, पद्म भूषण 2005 में मिलता है, और 1986 ईस्वी में इनको मिलता है पद्मश्री। ठीक है, जब इन गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला, उस समय इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। अच्छा, अगर गौरा देवी जी की बात करें, जो महत्वपूर्ण बात है, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कब? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में गौरा देवी जी की मृत्यु हुई, है ना। तो साथियों, ये आपने थोड़ा सा जाना इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे भी आप बहुत अच्छे से जानते रहेंगे और अन्य फैक्ट आपको बताते रहेंगे इनके संबंध में। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो साथियों, ऑप्शन ए है डब्ल्यू ट्रिल, बी है जे.एच. वेटन, सी है हेनरी रैमजे, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप जानते होंगे कि 1857 की क्रांति के समय हेनरी रैमजे कुमाऊं का क्या थे? कमिश्नर थे। साथियों, और कुछ जान लेते हैं हेनरी रैमजे के बारे में। आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था, तो उत्तराखंड पर शासन करने के लिए कमिश्नरों की नियुक्ति की गई, और कमिश्नरों के माध्यम से उत्तराखंड का शासन वागडोर अंग्रेजों ने चलाया। इन्हीं में से पहले कमिश्नर हुए थे गार्डनर, और उनमें नाम आता है, छठवां नंबर था हेनरी रैमजे का। हेनरी रैमजे उत्तराखंड में कुमाऊं में सबसे विख्यात क्या थे? कमिश्नर थे। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा पसंद करती थी रैमजे को, और इसी कारण से इनको कुमाऊं का विताज बादशाह भी कहा जाता था। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का विताज बादशाह भी कहा जाता था। अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने बहुत सारे कार्य किए। नैनीताल में स्कूल की स्थापना की, स्कूलों का विकास किया, और तराई क्षेत्र के विकास के लिए इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान था, उनमें था तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तराई इम्प्रूवमेंट क्या है? फंड, तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की थी, टीआईएफ की स्थापना की थी। इसके अलावा वहाँ पे नैनीताल में 1867 ईस्वी में क्या आता है? 1867 ईस्वी में नैनीताल में एक भूस्खलन आता है, और आए दिन इस क्षेत्र पर लगातार क्या होते थे? भूकंप आते रहते थे, लैंडस्लाइड होती रहती थी, और इसी के मद्देनजर रखते उन्होंने हिल साइट सेफ्टी कमेटी की स्थापना की थी। ठीक है, ये क्या भूकंप के कारणों का पता लगाने के लिए उन्होंने किसकी स्थापना की थी? हिल साइट सेफ्टी, ठीक है, HSS की स्थापना की थी। किसने? इन्होंने, हेनरी रैमजे। रैमजे काल में ही पहली बार वैज्ञानिक तरीके से भूमि बंदोबस्त होता है, और जिसको हम कहते हैं विकेट बंदोबस्त।
क्या बंदोबस्त कहते हैं, विकेट बंदोबस्त आता है हेनरी रैमजे के कार्य में ही। तो साथियों और भी बहुत सारी चीज़ें हैं हेनरी रैमजे के बारे में, समय की कमी के कारण आपको कुछ चीज़ें आपको नेक्स्ट जो पेपर प्रैक्टिस सेट होते रहेंगे हमारे, वहाँ पे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये आपने जाना हेनरी रैमजे के बारे में। अगला प्रश्न है पूर्णागिरि मेला लगता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, पूर्णागिरि मेला लगता है चैत्र नवरात्रि के दिन। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा कि क्या है पूर्णागिरि मेला। आपके लिए आज का क्वेश्चन पे वो है, ये होमवर्क है कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप भी इस बात का प्रमाण दीजिए कि आप भी पढ़ रहे हैं और हम साथ साथ एक साथ लेके एक दूसरे के जो लक्ष्य हैं उसमें सहायक हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, कि पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है, कब लगता है, हो सकता है कि ये गलत आंसर हो। ठीक है, अगला प्रश्न है रस्किन बॉन्ड का जन्म कहाँ हुआ, तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी है उत्तराखंड, सी पंजाब, डी है लंदन। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा और रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था अभी वो है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो पहली पुस्तक थी, जो रस्किन बॉन्ड की पहला जो उपन्यास था रूम ऑफ द रूफ। ठीक है, रूम ऑफ द रूफ इनकी पहला उपन्यास था। 1992 ईस्वी में जो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है रस्किन बॉन्ड को, और जिस कृति के लिए मिलता है उनका जो उपन्यास था आवर ट्री स्ट्री गो इन देहरा। क्या था, आवर ट्री स्ट्री ग्रो इन देहरा। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या मिला था, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कुछ अन्य पुरस्कार भी मिले थे इनको। पद्मश्री पुरस्कार मिला था 1999 ईस्वी में, और 2014 में पद्म भूषण मिला था, है ना। अगर जन्म की बात करें तो सोलन नहीं है, वो सोलन नहीं है। सोलन कहाँ है, उनका जन्म हुआ था कसौली जगह में, कसौली ग्राम में होता। कसौली एक जगह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो कसौली में उनका जन्म हुआ था, ना कि सोलन में। वो ऐसे थोड़ा सा ध्यान आ गया, है ना। तो कसौली नामक जगह पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ, तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था 1815 ईस्वी में। आप देखते होंगे कि उत्तराखंड पर अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज़ों और गोरखाओं का युद्ध पहले से चल रहा था, और उन्होंने अलग अलग जगह पर गोरखाओं को घेरने के लिए अपने कमांडर भेजे, जिनमें से प्रमुख हमारे देहरादून पे आए थे 1814 ईस्वी में। कौन, जेलेप्सी। और जेलेप्सी का युद्ध जब गोरखाओं से होता है तो वहाँ पे जेलेप्सी की मृत्यु हो जाती है, वो जेलेप्सी को मार डालते हैं। उसके बाद ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में आते हैं, और ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में उत्तराखंड पर गोरखाओं को उत्तराखंड से गोरखाओं को भगा देते हैं, और 1815 ईस्वी तक पूर्ण रूप से इनका नियंत्रण हो जाता है गोरखाओं पर। हालांकि संगोली की संधि 1916 में मानते हैं, लेकिन 1815 तक पूर्ण नियंत्रण हो चुका था। तो उत्तराखंड पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ, 1815 ईस्वी में। अगला प्रश्न है निम्न में से दलितों के उत्थान से संबंधित समाचार पत्रिका थी। ऑप्शन ए समता, बी स्वर्गभूमि, सी है गणदेश, डी है हितैषी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए समता। यह किससे था, दलितों के उत्थान से संबंधित क्या था, एक पत्रिका थी। साथियों जो समता का जो प्रकाशन था वो 1934 ईस्वी में किसने किया था, समता का प्रकाशन मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा ये समता नामक समाचार पत्र का संपादन किया, जिसका उद्देश्य था शिल्पकारों की सुरक्षा करना और दलितों के उत्थान के लिए काम करना। एक इसी में इसको भी देख लेते हैं, स्वर्गभूमि। जो स्वर्गभूमि 1934 ईस्वी में, स्वर्गभूमि कब था, 1934 ईस्वी में देवकी नंदन ध्यानी के द्वारा इसका संपादन, साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया गया था। अगर आपको स्वर्गभूमि की बात करें, 1930 ईस्वी में देवकी नंदन जो ध्यानी जी थे, उन्होंने एक विजय नामक पत्रिका निकाली थी, है ना। कौन सी निकाली थी, विजय नामक पत्रिका निकाली थी। क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि विजय नामक पत्रिका देवकी नंदन ध्यानी के द्वारा। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पता है 1930 ईस्वी में हुआ था, इसमें इन्होंने भाग लिया देवकी नंदन ध्यानी जी के द्वारा।
तो उसके बाद जब इसका उनका ये बंद होता है, कौन सा, विजय नामक जो पत्रिका इनकी बंद होती है, तो उसके बाद 1934 ईस्वी में ये स्वर्ग भूमि का प्रकाशन करते हैं, है ना। एक और आता है यहाँ पे क्या है, एक पत्रिका है गणदेश, क्या नाम है, गणदेश। तो गणदेश तो आप जानते होंगे कोटद्वार से कृपाराम मिश्र के द्वारा हुआ था। गणदेश का प्रकाशन किसे, कोटद्वार से कृपाराम मिश्र के द्वारा। आप लिखते रहेंगे इसे ही, थोड़ा लिखने में समय ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो कृपाराम मिश्र कोटद्वार से। एक आता है हितैषी। हितैषी बहुत इंपॉर्टेंट है, पीताम्बर दत्त पचपोला के द्वारा ये हितैषी नामक समाचार पत्रिका निकाली गई, और इसका जो मुख्य जो काम था पीताम्बर दत्त पचपोला जी के द्वारा, कहाँ से, लैंसडाउन के द्वारा। तो ये अंग्रेजों का हितैषी था ये, न कि यहाँ की जनता का। तो अंग्रेजों के हितैषी के रूप में इसने, इस पत्रिका ने क्या किया, काम किया। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो लैंसडाउन जो छावनी थी, लैंसडाउन जो छावनी को उपद्रवियों के या आंदोलनकारियों के आक्रमण से रोकना था, है ना। तो हितैषी ये अंग्रेजों की क्या थी, हितैषी थी। ऐतिहासिक स्थल लखू उडियार किस नदी के तट पर स्थित है। अब पिछले आपने वहाँ पे भी जान लिया होगा, उत्तराखंड ज्ञान दर्शन नाम से जो हमारी डिटेल से और एक और सीरीज चल रही है, उसमें भी मैंने ये बताया था। तो ऑप्शन ए है कोसी, बी सुयाल, डी गोला और डी है रामगंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सुयाल नदी के तट पर ये क्या है, हमारा लखू उडियार है। आप जानते होंगे कि लखू उडियार ऐतिहासिक एक स्थल है हमारे उत्तराखंड के इतिहास का जानने के लिए। साथ ही जानते हैं कुछ और की जो लखू उडियार था, लखू उडियार में जो उत्तराखंड के जो इतिहास की जानकारी मिलती है, पाषाणकालीन जानकारी, जहाँ पे कि मनुष्य आदिम अवस्था में रहता था और पाषाण पर यानी पत्थरों पर, पाषाण पर चित्रकारी करता था। और इस चित्रकला के माध्यम से हमें पता लगता है कि उत्तराखंड में पाषाण काल में आदिम मानव जनजाति रही होगी, है ना। इसके अलावा और भी मिले थे हमें, पिंडर नदी घाटी में एक मलारी गांव है, वहाँ पर से हमें मलारी गांव में भी बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारी जगह है। इसके अलावा और भी स्थल मिले हैं हमें, जैसे कि आपने ग्वारखा गुफा देखा होगा। ग्वारखा गुफा हमें कहाँ मिला था, चमोली के डुंगरी गांव में मिले थे, है ना। ऐतिहासिक स्थल था वो भी पाषाणकालीन, जो प्राग ऐतिहासिक कालीन थे, है ना, प्राग ऐतिहासिक कालीन हमें साक्ष्य मिले थे। फिर किमनी गांव देखा होगा, मलारी गांव आपने देखा, और अल्मोड़ा में एक जगह लुएथाप भी हमारा प्राग ऐतिहासिक कालीन या अपने पाषाणकालीन वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शाह वंश के शासकों का कालक्रम क्या होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन है महिपति शाह, ललित शाह, सी है पृथ्वीपति शाह और डी है फतेह शाह। तो देखेंगे तो साथियों इनके क्रम में आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हैं पंवारकालीन राजा हुआ करते थे। इनमें से कुल 60 जो राजा थे उनका उल्लेख मिलता है, और इनमें जो महत्वपूर्ण जो शासक हुआ करते थे, 43वां मैंने आपको बताया था बलभद्र शाह है, और 44वें थे मान शाह, आप नोट करते जाएंगे। और 45वें नंबर आता है श्याम शाह का। मान शाह के बाद श्याम शाह आता है, फिर आता है महिपति शाह। तो महिपति शाह 46वें हो गए। 47वें नंबर आ गया, 47 किसका नंबर आ गया, महिपति शाह कौन से आ गया, 46वें। 47वां आ गया पृथ्वीपति शाह, 47वां का नंबर आ गया, ये इनका नाम हो गया 46वां, ये हो गया 47वां, ठीक है। और 48वां जो हमारे थे मेदिनी शाह, और 49वें से थे फतेह शाह, ये इनका नंबर था 49वें नंबर। 50वें थे उपेंद्र, फिर प्रतीप शाह, फिर ललित शाह का नंबर आता है 52वां नंबर, ठीक है, 52वां नंबर आता है ललित शाह का। तो इनका क्रम क्या होगा, ACDB, ठीक है। तो ये इनका कालक्रम होगा। मैंने ऑप्शन नहीं देखा इसमें, है ना, ऑप्शन और दूसरा होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन AC। इसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है मैंने, तो राइट आंसर जो होगा इसका ACD और B, ठीक है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गढ़वाल की पहली जेल किस वर्ष स्थापित हुई। तो 1816 ईस्वी में अल्मोड़ा में। समय बहुत ज़्यादा हो गया है तो फटाफट करेंगे। अगला प्रश्न है, पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो पलेठी का सूर्य मंदिर आपको पता ही होगा कहाँ है, हिंडोला खाल किस में पड़ता है, तहसील में पड़ता है। तो हिंडोला खाल में वो पड़ता है आपका टिहरी में। अब जानते होंगे कि सूर्य मंदिर, जो भारतीय इतिहास में सूर्य मंदिर का बहुत ज़्यादा उल्लेख आपको मिलता होगा। तो सूर्य मंदिर है ये पलेठी का सूर्य मंदिर। हालांकि अभी वर्तमान में अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में ही है। हालांकि इस प्रकार से पत्थरों का एक बहुत बड़ी वो तो मिलती है, लेकिन जो आसपास बहुत ज़्यादा इसकी क्या नहीं है, देख रेख नहीं है,
तो ये पूरा का पूरा ये पत्थर है। यहाँ पे सूर्य देवता की सबसे ऊपरी भाग में सूर्य मंदिर में क्या होता है, सूर्य देवता की क्या होती है, पत्थरों पर मूर्ति बनाई जाती है। अगर बात करें कि कब यह मंदिर बना होगा, तो 6वीं से जो 7वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा ये टिहरी पलेठी का सूर्य मंदिर बना था। इसमें जो शैली थी ये मंदिर बनाने की, इसे बोलते हैं फांसड़ा शैली। फांसड़ा शैली में यह हिंडोला खाल में स्थित पलेठी का सूर्य मंदिर बना। और इसी मंदिर में जो कल्याण वर्मन और आदि वर्मन के ताम्र लेख, जो ब्राह्मी लिपि में लिखी गई लेख मिलते हैं, ताम्र नहीं लिख नहीं है उसमें, ब्राह्मी लिपि में किसका, आदि वर्मन और कल्याण वर्मन के क्या मिलती है, ब्राह्मी लिपि में लिखे गए जो लेख मिलते हैं। कौन सी लिपि में मिलते हैं, ब्राह्मी लिपि में। किसके, आदि वर्मन और किसके, कल्याण वर्मन के लेख मिलते हैं कहाँ, पलेठी के सूर्य मंदिर में। और साथियों आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको मजा आएगा इसकी थोड़ी कहानी में। निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य किया जाता था। तो बगड़वाल नृत्य किया जाता था नीति घाटी में, माणा घाटी, पश्चिमी दून घाटी और ऑप्शन डी गुंजी घाटी। तो राइट आंसर है इसका माणा घाटी। साथियों इसका बहुत इंटरेस्टिंग जानते हैं कि ये जो बगड़वाल नृत्य होता है ये साल में 2 बार होता है। एक होता है जब यहाँ के लोग ग्रीष्म काल में, एक होता है ग्रीष्म काल में। ग्रीष्म काल जैसे आजकल जो चल रहा है, तो रोपाई के पश्चात ये लोग चल जाते हैं ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, ठीक है, गर्मियों के टाइम पे ऊंचे ऊंचे पर्वतों पे चले जाते हैं। तो जब ये यहाँ से रोपाई करके इन पर्वतों की चढ़ाई करते हैं, यहाँ पे अपना ग्रीष्मकालीन प्रवास पर जाते हैं, तो तब यह बगड़वाल नृत्य किया जाता है। और जब दूसरी बार जब ये यहाँ से शीतकाल में जब ये नीचे अपने पुराने आवास पे लौटते हैं, तब यहाँ पे माणा घाटी में इस बगड़वाल नृत्य को किया जाता है। साथियों बगड़वाल नृत्य की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यह एक प्रेम गाथा है जीतू बगड़वाल के संबंध में। कौन थे, जीतू बगड़वाल। जीतू बगड़वाल की कहानी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, मजा आएगा आपको सुनने में। कहानी क्या है कि जीतू एक बगड़वाल एक व्यक्ति का नाम था, जो कि अपने बहन को के ससुराल अपनी बहन को भेजने के लिए जाया करता था। यह जीतू जो बगड़वाल थे बांसुरी बजाने में बड़े निपुण थे, और रास्ते में जब जाते थे तो बांसुरी बजाते हुए जाते थे। यहाँ पे अपनी बहन के ससुराल में उनको एक लड़की से प्रेम हो गया, उनका नाम था भरणी। क्या नाम था, भरणी। जीतू बगड़वाल का प्रेम किससे हो गया था, भरणी नाम की महिला से इनका प्रेम हो जाता है जीतू का। जीतू बगड़वाल के जब भरणी से प्रेम हो गया, आगे जाके क्या होता है कि जब एक बार ये अपनी बहन के ससुराल जाते थे, तो रास्ते में माँ ने कहा था कि जब जाएगा तो आप रास्ते में क्या मत बजाना, बांसुरी मत बजाना। लेकिन क्या होता है कि जब ये जाते हैं एक जंगल में, ये दृश्य देखकर ये बांसुरी बजाने लग जाते हैं। और वहाँ पे जो आँचरियाँ होती है, जो आँचरी उन महिलाओं को बोलते हैं जो शादी से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो एक आँचरी के रूप में आते हैं और जीतू बगड़वाल के साथ उन आँचरियों का प्रेम हो जाते हैं और हो जाता है, और जीतू बगड़वाल को वो अपने साथ आने के लिए कहते हैं। लेकिन जीतू बगड़वाल क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि मैं पहले जा रहा हूँ रोपाई करने के लिए बहन के मायका, और वहाँ भरणा नाम की कन्या से जो लड़की थी उससे तो प्रेम चल ही रहा था, और उनको मिलने के लिए जाते हैं। और जीतू बगड़वाल उन आश्रयों को बोलते हैं कि इन रोपाई करने के बाद मैं आऊँगा और आपसे मिलने के लिए आऊँगा और आपके साथ चले जाऊँगा। किसके साथ, आश्रयों के साथ। लेकिन जब जीतू बगड़वाल यहाँ पे भरणा और अपनी दीदी लोगों के घर पर रोपाई करते हैं, तो होता क्या है कि रोपाई करते करते जीतू बगड़वाल और उनके बैल उस खेत, पानी वाले खेत में दब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है और गायब हो जाते हैं, भूमि में समा जाते हैं। और उसके बाद तो जीतू बगड़वाल देवता के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये एक कहानी थी भरणा और जीतू बगड़वाल की, और इसी कारण से जीतू बगड़वाल को आजकल ये लोग पूछते हैं। तो साथियों यही था आज का पेपर प्रैक्टिस सेट। कैसे आपको ये पेपर प्रैक्टिस सेट लगा, है ना। अगर आप चैनल को लाइक करेंगे, शेयर सब्सक्राइब करिए, और पसंद आती है आपको ज़रूर करिएगा। आगे भी आपको इसी तरीके से पेपर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।